Hello and welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of indirect tax, its merits and demerits. यानी इस आज के अपने लेक्चर के अंदर हम अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं और अप्रत्यक्ष करों के गुण और दोष क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम टैक्स के बारे में जानते हैं, कर के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि कर का जो भुगतान होता है वो जनता के द्वारा किया जाता है और कर की वसूली जो होती है वो सरकार के द्वारा की जाती है। तो कर जो है एक ऐसा अनिवार्य भुगतान होता है जो जनता की तरफ से सरकार को सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार किया जाता है। तो बिना कानून के सरकार कोई भी जो है कर वसूल नहीं कर सकती। तो जब सरकार कानून बना करके कर वसूल करती है तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर जिसके ऊपर कर लागू होता है उसका भुगतान करना उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी बन जाती है। और अगर कोई व्यक्ति जो है कर का भुगतान नहीं करता है तो उसके ऊपर जो है कानून के हिसाब से कार्यवाही भी की जाती है। तो सरकार के लिए जो है कर आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और महत्वपूर्ण स्रोत होने के साथ साथ जो है ये सबसे जो लोचशील जो आय का स्रोत है वो भी है, क्योंकि करों के माध्यम से सरकार जो होती है अपनी इनकम को तुरंत बढ़ा सकती है। सबसे बेहतरीन तरीका सरकार को अपनी इनकम बढ़ाने का जो है वो कर ही होता है। तो अब हम देखते हैं कर कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उसको अपन ने पीछे डिस्कस कर लिया था। तो उसके अंदर हमारा जो पार्ट चल रहा था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। तो प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं उसको हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम जो है अप्रत्यक्ष करों के बारे में यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वे कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं। कर का भुगतान जो है उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो उस कर का कुछ भार या सारा भार दूसरों पर टालने में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार के जो कर होते हैं उन करों को हम जो है अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो आज के समय में जो है प्रत्येक देश की सरकार जो इनको लागू करती है। तो ये जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं जो सभी देशों के अंदर लागू होते हैं, तो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये जो कर होते हैं वो उस कर का अंतिम भार जो होता है वो किसी दूसरे पर टाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक जो है व्यक्ति है उसने एक्स वस्तु का उत्पादन किया और उस एक्स वस्तु के एक इकाई के ऊपर जो है 2 रुपए का कर लग गया। अब इस एक्स वस्तु के उत्पादन की जो एक इकाई थी उसकी लागत जो थी वो जो है 50 रुपए थी। अब 50 रुपए लागत थी, अब ये कहता है कि मैं इसके ऊपर जो है 500 रुपये प्रॉफिट प्राप्त करूंगा। तो ये इसको जो है 55 रुपये में बेचना चाह रहा था, लेकिन जब इसके ऊपर ये 2 रुपए का कर लग गया तो सरकार ने इससे कर वसूल कर लिया। तो प्राथमिक रूप से कर का भुगतान तो ये उत्पादक ही करेगा, लेकिन उसके बाद ये क्या करेगा, इस 2 रुपए कर को इस कीमत में जोड़ देगा और ये आगे जो है 57 रुपये में बेचेगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इस कर का अंतिम भार इसको नहीं उठाना पड़ा, यानी हालांकि प्रारंभिक भार इसके ऊपर पड़ा कि शुरू के अंदर जो है कर का भुगतान जो है इसने सरकार को किया, लेकिन उसके बाद में ये जो है इस कर का भार दूसरे व्यक्तियों पर टालने में सफल रहा। कई बार ये पूरा का पूरा भार जो दूसरे व्यक्तियों पर टाला जा सकता है, कई बार इसका कुछ हिस्सा जो है एक व्यक्ति खुद वसूल करता है। जैसे 1 रुपया तो इसने जो है वसूल के जो खुद उठाया और 1 रुपया जो है इसने आगे वसूल किया, कीमत जो है 56 रख दी। तो इस प्रकार से ये जो कर होते हैं अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इन अप्रत्यक्ष करों का जो अंतिम भार होता है वो किसी दूसरे को उठाना पड़ता है। जैसे बिक्री कर है, उत्पाद कर है, सीमा शुल्क है, जीएसटी है आदि जो है अप्रत्यक्ष करों के ही उदाहरण है। जैसे इसमें आप सीमा शुल्क का लेते हैं कि सीमा शुल्क जो होता है यह आयात शुल्क होता है। जैसे एक व्यक्ति ने जो है वो 100 रुपये की वस्तु आयात की, अब वो 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये टैक्स लग गया, 110 रुपये की उसको वस्तु पड़ेगी। तो अब ये आगे जब वस्तु बेचेगा, मान लीजिए 130 रुपये में बेच रहा है तो इसने 10 रुपये टैक्स है वो भी इसमें ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से ये अंतिम भार जो होता है वो ग्राहकों के ऊपर टाला गया है। तो इस प्रकार से जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इन इनडायरेक्ट टैक्स का जो भार होता है वो दूसरे व्यक्तियों के ऊपर टालने में कामयाबी मिलती है। तो कई बार ये जो होता है संपूर्ण भार जो है इसके आगे टाला जा सकता है, कई बार जो होता है इसका एक हिस्सा जो आगे वसूल किया जाता है। अब हम इनके जो परिभाषाएं हैं इनडायरेक्ट टैक्सेज की उनको देखते हैं। डाल्टन के अनुसार अप्रत्यक्ष कर वे कर है जो लगाए तो किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं किंतु उसका आंशिक या पूर्ण रूप से भार जो होता है किसी अन्य व्यक्ति को वहन करना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगाया गया उस व्यक्ति ने एक बार भुगतान तो किया, लेकिन वो उस कर को जो है पूर्ण रूप से या उसका एक हिस्सा यानी आंशिक रूप से दूसरों पर टालने में
कामयाब हो जाता है। तो ये जो कर होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। एनातोल मुराद के अनुसार अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका विवर्तन, विवर्तन का मतलब कर लगा तो एक व्यक्ति के ऊपर लेकिन उसका भार जो आगे टाल दिया गया, तो जिनका विवर्तन किया जाता है तथा जिसका करापात कर देने वाले के स्थान पर दूसरों पर पड़ता है। दो चीजें होती है, एक तो कराघात होता है। कराघात का मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगाया गया है उसके ऊपर कर का भार पड़ रहा है, और करापात का मतलब अंतिम रूप से उस कर का भुगतान कौन कर रहा है, उसको आप करापात कहते हैं। तो करापात का मतलब ये जो भुगतान होता है वो किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है अंतिम रूप से, यानी जिस व्यक्ति ने शुरू में जो है कर को वहन किया था वो व्यक्ति उस कर की वसूली आगे दूसरे व्यक्तियों से करने में सफल हो जाता है। तो दोनों परिभाषाएं जो काफी महत्वपूर्ण है, डाल्टन की भी और एनातोल मुराद की भी। अब है प्रत्यक्ष करों के गुण या लाभ। ये यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष करों के गुण या लाभ कर रहे हैं हम। अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो आय आज जो सभी देशों में लागू है। कोई भी देश आप ले लीजिए, ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश के अंदर जो है आज ये अप्रत्यक्ष कर लागू ना हो। तो ये अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं इनके कुछ गुण होते हैं। तो अब हम जो है इन गुणों को जो है एक बार देखते हैं। पहला है सुविधाजनक। अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो सरकार के लिए भी सुविधाजनक होते हैं और पब्लिक के लिए भी सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि ये जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जैसे आप बिक्री कर को लेते हैं तो बिक्री कर के अंदर जो कर होता है वो कीमत के अंदर ही शामिल होता है। जैसे हम वस्तु खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेज, यानी सभी करों सहित। तो इसका मतलब उसके अंदर जो बिक्री कर है, उत्पाद कर है, वो कर जो उसमें शामिल है। तो ऐसे में एक व्यक्ति को ना तो उसका हिसाब किताब रखना पड़ता कि भी मुझे कितना कर भुगतान करना है, ना उसे अलग से जो है किसी व्यक्ति को जो है जाकर के कर देना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये कर जो होते हैं वो व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि वो कीमत में शामिल होते हैं। इसलिए जब भी वो व्यक्ति वस्तु खरीदता है तो ऑटोमेटिक जो होता है वो कर का भुगतान कर देता है। तो उसके लिए कई बार तो पता भी नहीं होता कि भी उसने कर का भुगतान किया भी है या नहीं किया। तो इस प्रकार से जो है ये कर जो होते हैं काफी सुविधाजनक होते हैं। तो ना इनका हिसाब किताब रखना पड़ता है, ना इनका भार महसूस होता है, ना इसके लिए व्यक्ति को दूसरी जगह जा करके कर का भुगतान करना पड़ता है। तो बहुत ही आसान है। दूसरा, सरकार जो होती है इनको भी आसानी रहती है, क्योंकि इन करों को जो सरकार जो है वो एक साथ प्राप्त कर लेती है। जैसे उत्पाद कर है, अब मान लीजिए एक व्यक्ति ने जो 5,000 वस्तुएं बनाई, तो सरकार तो जो उससे 5,000 वस्तुओं के हिसाब से जो कर वसूल कर लेगी। तो सरकार को एक साथ कर मिल गया। अब ऐसा नहीं है कि सरकार को जब एक वस्तु की बिक्री की तो एक वस्तु का उसने कर भुगतान कर दिया, दूसरी वस्तु की बिक्री की तो दूसरे का भुगतान कर दिया, क्योंकि सरकार तो उत्पादन के ऊपर टैक्स लगा रही है। जितना प्रोडक्शन हुआ है सरकार ने उसके हिसाब से जो है एक साथ कर इकट्ठा कर लिया। तो सरकार को जो बार बार करो को इकट्ठा नहीं करना पड़ता, थोड़ा थोड़ा कर उसे इकट्ठा नहीं करना पड़ता। इसलिए ये जो कर होते हैं वो सरकार के लिए काफी सुविधाजनक रहते हैं। नेक्स्ट है बचाव कठिन। अप्रत्यक्ष कर क्योंकि वस्तु की कीमत में ही शामिल होता है, इसलिए इन करों से जो है बचना मुश्किल होता है। एक ग्राहक चाह करके भी जो है अप्रत्यक्ष करों से नहीं बच सकता, क्योंकि जो कीमत होती है उस कीमत में पहले से ही जो है कर को शामिल कर लिया जाता है, और जैसे ही वो कीमत का भुगतान करता है कर का जो है अपने आप भुगतान हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं इनकी एक जो ये सबसे बड़ा गुण या सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स से बचना मुश्किल होता है। इन करों की जो है चोरी जो है वो जो ग्राहक होते हैं उनके द्वारा संभव नहीं है। नेक्स्ट, विविधता। अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे हमने पीछे किया था, सीमा शुल्क है, बिक्री कर है, जीएसटी है, या वैट है, या अन्य प्रकार के जो कर है, उत्पाद कर है। तो ये जो कर होते हैं ये अनेक प्रकार के कर होते हैं। तो अनेक प्रकार के कर होने के कारण करों के अंदर विविधता आती है, और जब करों के अंदर विविधता होती है तो प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कर का भुगतान करना पड़ता है। मान लीजिए किसी ने उत्पाद कर के रूप में भुगतान कर दिया, किसी ने सीमा कर के रूप में, किसी ने बिक्री कर के रूप में, किसी ने वैट के रूप में, किसी ने जीएसटी के रूप में। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी न किसी रूप में सरकार को जो है इनकम का कंट्रीब्यूशन करों के रूप में करता है। तो कर विविधता होने की वजह से करों का जो आधार है वो विस्तृत हो जाता है कि एक बड़े तबके से जो कर वसूल किए जाते हैं। जैसे आज भारत के अंदर गरीब से गरीब, गरीब से गरीब का मतलब एक व्यक्ति जिसके पास में अपनी रोजी रोटी चलाने तक का भी पैसा नहीं है, वो भी देश निर्माण के अंदर सरकार को योगदान देता है, वो भी कर का भुगतान करता है। उसने माचिस खरीदी, माचिस 1 रुपए में आती है,
उस 1 रुपये माचिस के ऊपर भी लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेज, यानी उसके अंदर भी सरकार ने जो कर वसूल किया है। तो इस प्रकार से जब गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर के दायरे में आ जाता है तो उसके कारण जो है जो कर का आधार है वो विस्तृत हो जाता है, और कर का आधार विस्तृत होने के कारण सरकार को अधिक इनकम की भी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है अधिक लोचदार। ये जो कर होते हैं अधिक लोचदार होते हैं कि कर क्यों अधिक, करों की दरों के अंदर थोड़ी सी भी वृद्धि करने से सरकार को काफी अधिक आय मात्रा में जो आय प्राप्त होती है। इसके पीछे कारण ये होते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष कर होते हैं, कुछ ही व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं। इसलिए सरकार अगर करों की दरों में परिवर्तन करती है तो ज्यादा इनकम की जो उसको प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो बहुत अधिक जनसंख्या के ऊपर लागू होते हैं, क्योंकि कोई किसी रूप में कर का भुगतान कर रहा है, कोई किसी रूप में। तो ऐसे में अगर इनकम टैक्स की ये जो अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर की दर के अंदर अगर थोड़ी सी भी वृद्धि होती है तो उसके कारण जो सरकार की आय में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो कर होते हैं वो अधिक लोचदार होते हैं। अधिक लोचदार का मतलब टैक्स की दर के अंदर जो थोड़ी सी भी वृद्धि करने से भी सरकार की इनकम में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। लोकप्रिय है। इन करों का जो भुगतान करते समय महसूस नहीं होता कि ग्राहक ने, व्यक्ति ने या हमने जो है किसी भी प्रकार के कोई कर का भुगतान किया है, क्योंकि वो जो कर होता है वो कीमत में ही शामिल होता है। इसलिए ग्राहक को जो है दुकानदार पहले से ही कर को शामिल करके कीमत बताता है। तो जब कीमत बताई जाती है उसके अंदर जो है कर का कोई जिक्र नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था के अंदर जो है कर का भार भी महसूस नहीं होता। और जब कर का भार महसूस नहीं होता तो वो हमें जो है अलोकप्रिय भी नहीं लगेगा, और अलोकप्रिय नहीं होने का मतलब लोकप्रिय है। दूसरा, ये जो कर होते हैं जब हम वस्तु खरीदते हैं तब तब हम जो इनका थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते रहते हैं। जैसे हमने एक माचिस खरीदी, माचिस के ऊपर जितना टैक्स है उतना हमने भुगतान कर दिया। हमने एक फ्रिज खरीदा, फ्रिज के ऊपर जितना कर बनता है हमने भुगतान कर दिया। हमने जो है कपड़ा खरीदा, कपड़े पर जितना टैक्स बनता है हमने उसका भुगतान कर दिया। तो ये कर जो होते हैं वो एक साथ नहीं दिए जाते, बल्कि जैसे जैसे हम वस्तुओं की परचेज करते चले जाते हैं वैसे वैसे जो इन करों का भुगतान करते चले जाते हैं। तो जब ये कर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में भुगतान करते हैं तो इसके कारण इन करों का जो भार है वो भी ज्यादा महसूस नहीं होता। इस वजह से ये कर जो होते हैं वो ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। नेक्स्ट है हानिकारक उपभोग पर प्रतिबंध। ये जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, अप्रत्यक्ष करों के कारण जो है हानिकारक उपभोग जो होता है उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि जिन वस्तुओं का उपभोग सरकार कम करना चाहती है, जैसे शराब है, गांजा है या अन्य प्रकार की नशीली वस्तु है, उन वस्तुओं के ऊपर सरकार जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो है बढ़ा देगी। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो उसके कारण वस्तु की कीमत बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत बढ़ने पर डिमांड कम होगी, उसका जो है उपभोग कम करेंगे। तो जैसे शराब है, शराब के ऊपर सरकार जो 200 से लेकर के 300% तक कर वसूल करती है। तो एक तरफ तो सरकार को जो आमदनी प्राप्त होती है उस आमदनी का प्रयोग जन कल्याण के ऊपर किया जा सकता है। दूसरा, जब शराब महंगी होगी तो उसके कारण जो है उसका कंजप्शन में भी कमी आएगी, और अगर उसका कंजप्शन कम होगा तो उसके कारण भी समाज कल्याण होगा, क्योंकि समाज के अंदर जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, उनके काम करने की क्षमता अच्छी होगी, घरों के अंदर माहौल अच्छा होगा। तो इस प्रकार से जो होता है हानिकारक जो कंजप्शन होता है उस कंजप्शन के ऊपर जो है इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट है विस्तृत आधार। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं इनका आधार काफी विस्तृत होता है, क्योंकि जब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो अनेक प्रकार के टैक्सेज एक साथ इम्पोज किए जाते हैं। तो इस वजह से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर के रूप में इनका भुगतान करना ही करना पड़ता है। जैसे उत्पाद कर उन सभी लोगों को चुकाना होगा जो वस्तु का उपभोग करते हैं, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, तो इसका आधार विस्तृत हो गया। इसी प्रकार से बिक्री कर का भुगतान भी उन सभी व्यक्तियों को करना पड़ेगा जो वस्तुओं को खरीदते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो इस प्रकार से ये जो कर होते हैं इनका आधार विस्तृत होता है। ये जो है समाज के जो है प्रत्येक व्यक्ति तक फैले हुए होते हैं। इस वजह से ये जो कर होते हैं वो जो है सरकार के लिए ज्यादा इनकम के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है वितरण में समानता। इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से भी हम जो वितरण में समानता ला सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति धनी होते हैं, जिन व्यक्तियों की इनकम अधिक होती है, वो जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं उनके ऊपर जो है वो अधिक मात्रा में इनडायरेक्ट टैक्स लगा देने चाहिए। जैसे अगर आप आज भी आप भारत के अंदर देखते हैं तो जीएसटी की जो है कई प्रकार की दरें हैं।
तो जीएसटी की जो मैक्सिमम दर है वो 28% है। तो जितनी भी लग्जरी गाड़ियां हैं, जो भी विलासिता की वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं के ऊपर जो 28% की दर से टैक्स वसूल किया जाता है। और जो नेसेसरी वस्तुएं हैं, जिनका जो है समाज का गरीब तबका जो है प्रयोग करता है, उनके ऊपर जो है या तो जीएसटी है ही नहीं, या जो है 5% के दर से जो जीएसटी या 6% के दर से जीएसटी वसूल किया जाता है। तो उस प्रकार से जो देखा जाए तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो समाज के अंदर आय के वितरण में समानता लाते हैं, क्योंकि जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग अमीर वर्ग के लोग करते हैं उनके ऊपर टैक्स की दर अधिक रखी जाती है, जिसकी वजह से उनकी इनकम जो कम होगी। और जिन व्यक्तियों की इनकम कम है उनके ऊपर टैक्स की दर कम रखी जाएगी, जिसकी वजह से जो है उनके जो इनकम है उसमें वृद्धि की संभावना है, क्योंकि उनको जो अपनी आय का बहुत ही थोड़ा हिस्सा जो सरकार को जो भुगतान करना पड़ता है, जिससे उनके पास में इनकम अधिक बच जाती है, जिसको व्यय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ये जो है वितरण में समानता लाने में भी सहायक हो सकते हैं। आगे, विदेशी प्रतियोगिता से बचाव। जिन उद्योगों को विदेशी कंपटीशन से बचाना होता है, अब देखिए कंपटीशन किस वजह से होता है कि विदेशों से जो सामान आ रहा है उसकी कीमत कम है, और हमारे देश में जो सामान बन रहा है उसकी कीमत है वो अधिक है। तो ऐसे में विदेशों से जो सामान आ रहा है उसके ऊपर जो है सरकार टैक्स बढ़ा देगी। मान लीजिए सरकार ने जो ये टैक्स जो है 10% उसके ऊपर बढ़ा दिया, तो अब इस वस्तु की कीमत जो है भारत के अंदर 10% अधिक हो जाएगी। तो ऐसे में इस देश की कीमत के बराबर हो जाएगी। तो ये जो उद्योग है वो उस विदेशी जो सामान है उसका आसानी से मुकाबला कर पाएंगे। तो जिन उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाना होता है, उन विदेशी आयातों पर जो है प्रशुल्क की दर बढ़ा दी जाती है। और जब प्रशुल्क की दर बढ़ा दी जाएगी तो उसके कारण विदेशों से आयात महंगा होगा, और जब विदेशों से आयात महंगा होगा तो उसके कारण घरेलू उद्योग जो है उन विदेशी उद्योगों का मुकाबला कर पाएंगे। तो जब एक देश को जो है विदेशी प्रतियोगिता से बचाना होता है तो उस के मामले में जो ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं काफी हेल्पफुल होते हैं। आगे, अप्रत्यक्ष करों के दोष। अभी तक हमने देखा कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं उनके जो बहुत सारे लाभ होते हैं, बहुत सारे जो उनके गुण होते हैं। तो इस प्रकार से जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं काफ़ी लाभदायक होते हैं, सुविधाजनक होते हैं, न्यायपूर्ण होते हैं, समानता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। लेकिन ये जो समानता के सिद्धांत का मतलब सभी से लिए जाते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति उसे किसी न किसी रूप में जो है कर का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन इन जो इनडायरेक्ट टैक्सेज है उनके अंदर भी कुछ कमियां हैं, कुछ दोष है। अब हम उन दोषों को या उन कमियों को जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, प्रतिगामी। प्रतिगामी का मतलब क्या है कि ये जो कर होते हैं ये जिन लोगों की इनकम कम होती है उनसे तो अधिक कर वसूल किए जाते हैं, और जिनकी इनकम जो है अधिक होती है उनके ऊपर जो है टैक्स का भार कम पड़ता है। तो क्योंकि ये जो कर होते हैं सभी से एक समान मात्रा में वसूल किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो चप्पल खरीद रहा है, अब उस चप्पल के ऊपर जो अमीर है वो भी उतने टैक्स दे रहा है, और गरीब है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है। मान लीजिए इसने 100 रुपए का टैक्स दिया, इसने भी 100 रुपए का टैक्स दिया। अब ये जो 100 रुपए अमीर के लिए कुछ भी नहीं है, उसको कर का कोई भी भार महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसके पास में इतनी ज्यादा इनकम है कि 100 रुपए की सीमांत उपयोगिता उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उस गरीब व्यक्ति के लिए 100 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो उसके कारण जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें काफी ज्यादा कमी आ जाती है। तो इस वजह से अमीर और गरीब अगर समान मात्रा में टैक्स देते हैं तो उसका जो है गरीब के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गरीब के लिए जो है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। तो ऐसे में वो जो है अमीर के समान ही अगर टैक्स दे रहा है तो ये जो है एक प्रकार से प्रतिगामी होता है, अगर भार के हिसाब से देखा जाए तो। भार के हिसाब से कि अमीरों के ऊपर जो उस टैक्स का भार कम पड़ता है, क्योंकि वो जो है उनके पास में जो मुद्रा अधिक होती है, इसलिए उनके लिए कम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ज्यादा नहीं होती। अमीर गरीब जो होते हैं वो उतनी मात्रा में टैक्स देते हैं, तो उनके लिए उस थोड़ी सी मुद्रा की भी सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, इसलिए उनके ऊपर जो है उस टैक्स का भार अधिक पड़ता है। इस वजह से ये कर जो होते हैं एक प्रकार से प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट, अनिश्चितता। सरकार को जो है अप्रत्यक्ष करों से जो आय प्राप्त होती है उसके बारे में निश्चितता नहीं होती, क्योंकि ये जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं बहुत सारी जो है एलिमेंट्स के ऊपर निर्भर करते हैं। ये एलिमेंट निम्न है कि सरकार को जो इन करों से आय प्राप्त होगी वो इस बात पर निर्भर करती है कि आयात कितना किया गया है, आयात की मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि जिन देशों के अंदर वस्तुओं का आयात होता है उनके ऊपर सरकार जो है सीमा शुल्क प्रशुल्क या आयात कर लगाती है। तो जितनी ज्यादा मात्रा में वस्तुएं आयात की जाएंगी उतना ज्यादा सरकार को आमदनी होगी।
अगर अचानक से आयात कम हो जाता है तो सरकार जो पहले इस उम्मीद में थी कि भी आयात के कारण मुझे अधिक आमदनी होगी, उस मात्रा में उसको आमदनी नहीं हो पाती। सरकार ने जो कम आमदनी की उम्मीद लगाई थी लेकिन आयात बढ़ गए तो सरकार को आमदनी ज्यादा हो सकती है। इसी प्रकार से जो बिक्री के ऊपर कर लगाया जाता है वो मांग के ऊपर निर्भर करता है। उत्पादन के ऊपर जो कर लगाया जाता है वो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये जो कर होते हैं ये बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करते हैं। इस वजह से इन करों से प्राप्त होने वाली आमदनी के बारे में निश्चितता नहीं होती। तो सरकार जो सर्टेनली ये नहीं कह सकती कि भी इनका इनडायरेक्ट टैक्सेज है उनसे मुझे परमानेंटली इतनी इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट है बचत का अभाव। ये जो सिद्धांत है बचत के अभाव के विरुद्ध है, क्योंकि सरकार को जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उन अप्रत्यक्ष करों को जो बार बार इकट्ठा करना पड़ता है, और बार बार इकट्ठा करने की वजह से जो है सरकार को इनके ऊपर जो काफी अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता है। दूसरा, इन करों के से जो वो चोरी की संभावना भी अधिक होती है, जिसको आप आगे डिस्कस करेंगे। तो चोरी की जो ज्यादा संभावना होती है उसकी वजह से सरकार को जो एक मैकेनिज्म भी डेवलप करना पड़ता है। सरकार को कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि जो लोग चोरी करते हैं उनके खिलाफ सरकार को मुकदमे दायर करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है सरकार के लिए जो है मितव्ययी नहीं होते, सरकार के लिए बचतकारी नहीं होते, या सरकार को इनसे कम बचत होती है। नेक्स्ट है नागरिकता की भावना का अभाव। जब कोई भी व्यक्ति अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है तो उसको इस बात का एहसास नहीं होता कि उसने किसी प्रकार से कर का भुगतान किया है, क्योंकि ये जो कर होते हैं कीमत में शामिल होते हैं। तो व्यक्ति को ये लगता है कि उसने तो वस्तु की कीमत का ही भुगतान किया है। करों के मामले में उसको जो है कुछ एहसास नहीं होता, इसलिए उनको ये भी एहसास नहीं होता कि उसका भी देश की प्रगति में कोई योगदान है। क्योंकि जब व्यक्ति कर का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से करता है तो उसको लगता है कि उसके कर के कारण जो देश में प्रगति हो रही है, तो उसके कारण उसमें नागरिकता की भावना आती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं, उन करों का जब भुगतान किया जाता है तो व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से उसका भार महसूस नहीं होता। व्यक्ति को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि उसने जब कोई कर दिया है, तो उसकी वजह से उसमें नागरिकता की भावना नहीं आ पाती। नेक्स्ट है उत्पादन में कमी। जब इन करों को लगाया जाता है तो उसके कारण जो कीमत बढ़ जाती है, और कीमत के बढ़ने से एक तरफ जो मांग कम होती है। अब दो चीजें हैं कि कर लगाया 10 रुपए, अगर उस कर का आगे भुगतान किया गया, आगे जो उस कर का विवर्तन किया गया तो कीमत बढ़ेगी। कीमत बढ़ने की वजह से मांग कम होगी, और मांग कम होगी तो उसके कारण प्रोडक्शन में भी कमी होगी। दूसरा, अगर इस कर का आगे की तरफ विवर्तन संभव नहीं है तो इस कर का भार जो उत्पादक ने उठाया, और जब ये कर का भार उत्पादक उठाता है तो उसके कारण उसके जो लाभ है उसमें कमी आती है, और जब उसके लाभ में कमी आएगी तो फिर वो प्रोडक्शन कम करेगा। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स अगर इनका विवर्तन किया जाता है तो ये कीमत के माध्यम से जो है मांग कम होने की वजह से उत्पादन में कमी लाती है, और अगर इनका विवर्तन नहीं किया जाता है तो उत्पादक के प्रॉफिट कम होने की वजह से ये जो होते हैं वो उत्पादन में कमी लेकर के आते हैं। तो किसी भी प्रकार से देख लीजिए कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं उसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी आती है। नेक्स्ट है करों की चोरी। कई बार दुकानदार जो होते हैं वो ग्राहकों से तो कर वसूल कर लेते हैं, लेकिन उनको पक्का बिल नहीं देते। अब सरकार के पास में तो जो इन्होंने पक्का बिल काटा है दुकानदार ने, केवल वही ब्यौरा उनके पास जाता है कि भी इतने का सामान बेचा है। तो कई बार जो दुकानदार होते हैं वो कच्चा बिल देते हैं या बिल देते ही नहीं है, तो उस अवस्था में भी वो कर जो होते हैं वो ग्राहक से तो वसूल कर लेते हैं, क्योंकि कर जो होता है कीमत में शामिल होता है। तो ग्राहक से जब वो कर वसूल कर लेते हैं तो उसका हिसाब किताब वो आगे सरकार को नहीं देते। तो इस प्रकार से कर दुकानदार के द्वारा वसूल कर लिया गया, लेकिन उसका आगे सरकार को भुगतान नहीं किया गया। तो इस प्रकार से ये जो है एक प्रकार से कर की चोरी है। तो इन करों के अंदर जो चोरी की संभावना अधिक होती है, क्योंकि कच्चा बिल पक्का बिल का जो चक्कर होता है वो केवल कर चोरी के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट है बचत में कमी। पीछे हमने देखा था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का भार जब आगे ग्राहकों की तरफ ऊपर टाला जाता है तो उसकी वजह से कीमत बढ़ती है। अब कीमत के बढ़ने के कारण जो है उपभोक्ताओं का जो व्यय होता है उस बढ़ी हुई कीमत की वजह से बढ़ जाता है। तो जब उनका उपभोग व्यय बढ़ गया तो उसके कारण जो है उनके पास में जो इनकम है वो कम बचती है। तो जब इनकम कम बचेगी तो उसके कारण जो है वो बचत भी कम कर पाएंगे। दूसरा होता है कि जब किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कीमत के बढ़ने के कारण मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, यानी मुद्रा की मूल्य में गिरावट आती है। और जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है तो व्यक्ति जो होता है वो बचत कम करना पसंद करता है, क्योंकि उसको लगता है आने वाले समय में मुद्रा का मूल्य और गिर जाएगा। तो इसलिए बचत करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि बचत करने से नुकसान ज्यादा होगा।
तो इस प्रकार से ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं इनकी वजह से बचत में भी कमी होती है। इसके बाद है मुद्रास्फीति। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं कई बार मुद्रास्फीति का भी कारण बनते हैं, क्योंकि जब इनडायरेक्ट टैक्स का आगे की तरफ विवर्तन किया जाता है तो उसकी वजह से कीमत बढ़ती है, और जब ये लगातार ट्रेंड जारी रहता है तो उसकी वजह से जो है लगातार कीमतों में वृद्धि होती चली जाती है। उसकी वजह से एक देश के अंदर जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो सकती है। अब हम देखते हैं कि मूल्यांकन की, अभी तक हमने ये जो टॉपिक किया है वो टॉपिक आपको कितना समझ में आया है, वो जो आप इन क्वेश्चन के जवाब दे करके अनुमान लगा सकते हो। अगर आप इन सभी क्वेश्चन के अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हो तो इसका मतलब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप एक बार जो है इन क्वेश्चन को के हिसाब से जो दोबारा से अपने टॉपिक को तैयार कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। दूसरा, अप्रत्यक्ष करों के क्या लाभ है या क्या गुण है। और तीसरा, अप्रत्यक्ष करों के क्या दोष या अवगुण है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।